देखिए इसके पहले जो पढ़े थे वो इंट्रोडक्शन हो गया था साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का जन्म, विकास और अवधि, उसके संप्रदाय। सबसे पुरातन संप्रदाय कौन सा है आप बताइए? मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय भूला। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है बताइए? आप ये बोल रहे, मेहनत करिए, ऐसे नहीं चलेगा। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है NCF 2005, इसे बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्य पाठ्य चर्चा 2005। ये एक तरीके का दस्तावेज है जो NCERT को सौंपा गया था कि इसी के अकॉर्डिंग जो ये सुझाव है, इन्हीं सुझावों के अनुसार अब जो किताबें बनेंगी, सिलेबस बनेगा, वो इन सुझावों के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए। इसकी कुछ हिस्ट्री है। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, हम सभी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया और उसी दिन से हम अपने आप को मानते हैं कि हम आज़ाद हो गए। पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है लेकिन मान लेते हैं आज़ाद है। उसके बाद आई बात कि जैसे अब देश तो गुलाम हो गया, कारण ढूंढे जाए क्यों गुलाम हुए हम और उसका क्या समाधान है और आने वाले भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसको दूर कैसे किया जाएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि हम शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि शिक्षा ही वो साधन है जो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकती है और किसी भी वस्तु में इतनी जो सामर्थ्य नहीं है कि हर समस्या का समाधान ढूंढ सके। उसको ध्यान में रख करके एक तो मैकाले के समय में शिक्षा नीति बनाई गई थी, लॉर्ड मैकाले के समय में। उसके बाद अंग्रेजों की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया गया और सबसे पहली बार प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। ठीक है, ये शिक्षा नीति लागू की गई, स्कूल खोले गए। और स्कूल कहाँ सरकार खोलती है? जो कहीं पे किसी का घर है उसी को स्कूल बना दिया, कहीं कमरा लेके वहाँ स्कूल बना दिया। कोई पढ़ा लिखा 10-12 पास था उसको टीचर बना दिया गया। इस तरीके से मतलब रैंडमली विद्यालय एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया पहली शिक्षा नीति में, क्योंकि हमारे पास संसाधन भी कम थे, व्यवस्थाएं भी कम थी और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी नहीं थे। तो उन सब के बीच में शुरुआत की गई। पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। इस द्वितीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पहली शिक्षा नीति लगाई गई थी उसमें जो चुनौतियां पड़ रही थी, जो समस्याएं थी, उसे सॉल्व करने का प्रयास किया गया। 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति लाई गई उसके अंतर्गत 3 काम हुए हैं जिन्हें हमें याद रखना है, वो टेट में पूछे जाते हैं। पहला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे जुड़ा हुआ है? प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन से संबंधित है। गांव-गांव टीचर जाते थे या कुछ लोगों को बनाया गया था, समूह बनाए गए थे कि वो गांव-गांव जाएं और लोगों को मोटिवेट करें कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। वो डफली लेके जाते थे, पोस्टर बैलेट सब बांटते थे गांव-गांव जा करके, जिससे लोग प्रेरित हों, उत्साहित और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजें। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी कि विद्यालय तो खुल गया लेकिन विद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी ही नहीं आते थे। घर वाले भी उतने जागरूक नहीं थे, छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय भेजते ही नहीं थे। कहते थे अभी तो लड़के की खेलने खाने की उम्र है, क्या अभी से समस्या में ला के डालें। लेकिन आने वाली चुनौतियां उनको समझ में उस समय नहीं आ रही थी। सरकार को पता थी हमें क्या करना चाहिए। तो पहला शिक्षा नीति जो 1968 में लगाया गया उसमें कुछ चुनौतियां थी, उसको दूर करने का प्रयास 1986 में किया गया। 1986 की शिक्षा नीति में पहला प्रोग्राम क्या चलाया गया भाई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी स्कूलों में। एग्जाम में पूछता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट किया गया? 1986 में, द्वितीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। किस विद्यालय के लिए शुरू किया गया था? प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने के लिए। उसके बाद दूसरा, डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार किया गया, दूरस्थ शिक्षा का। ये दूरस्थ शिक्षा का प्रचार क्यों किया गया? क्योंकि लोग नहीं जा सकते। हाँ, नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। कारण क्या था नहीं आने जाने का? उसमें कई कारण थे। संसाधन ना होना, परिवहन इतना अच्छा था नहीं जैसे आज सड़कें हैं, कार है, बाइक है। इतने अच्छे संसाधन उस समय हुआ नहीं करते थे। दूसरा, जिस तरीके से विद्यालय आज आपको हर किलोमीटर पर विद्यालय नजर आता है, ऐसे विद्यालय था नहीं।
1968 और 86 के आसपास एक इंटर कॉलेज और दूसरे इंटर कॉलेज के बीच में गैप लगभग 20 से 30 किलोमीटर का होता था। जैसे यहाँ डुमरिया में तहसील को लीजिए तो एक इंटर कॉलेज राजा रतन सेन था, वही 20-20 किलोमीटर लोग पैदल जाते थे साइकिल से। अगर किसी के पास साइकिल, उस समय साइकिल हेलीकॉप्टर के बराबर था, जानते ही हो। आज का समय तो साइकिल की कोई वैल्यू नहीं, बट है वैल्यू, ऐसी बात नहीं वैल्यू नहीं है, मतलब इग्नोरेंस के लेवल पर है। 1986 में इस दूरस्थ शिक्षा का इसलिए बढ़ावा दिया गया, प्रचार किया गया कि जैसे मान लीजिए एक तो लड़का 8वीं तक पढ़ लिया, 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन हम विद्यालय उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आसपास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है। तो अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, परिवहन भी नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, लड़का पैदल कब तक आएगा जाएगा, पूरे वर्ष 365 दिन कैसे चलेगा वो, ये सबको ध्यान में रख के ये कहा गया कि मान लो अगर लड़का पढ़ना चाहता है तो हम विद्यालय उसके घर पहुंचा देते हैं, अर्थात उसको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उसका प्रवेश करवा देंगे, एडमिशन करवा दिया जाए और उसको पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पाठ्य पुस्तकें और जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो उसको घर पे अवेलेबल करा दिया जाए। वो अपने घर पे पढ़ाई करे और जब अपने आप को सक्षम समझे कि अब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं परीक्षा दे सकता हूँ, तब वो आकर के सेंटर पे बता दे कि सर मुझे एग्ज़ाम देना है, और जिस दिन वो बताएगा, जिस दिन से एग्ज़ाम देना चाहेगा, उस दिन से उस सेंटर पर उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार करने से जो ड्रॉप आउट रेट था, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो 8वीं के बाद पढ़ना नहीं चाहते थे, उनमें एक संख्या में वृद्धि आई और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इस सुविधा का लाभ उठाने लगे, पढ़ने लगे। इसी के अंतर्गत इग्नू का गठन किया गया था। इग्नू का पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दिल्ली में। और ये मुक्त विश्वविद्यालय आज भी चल रहा है। आप जानते हो बहुत सारे कोर्सेज, ओपन कोर्सेज आप घर बैठे कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। BA BSc MA MSc आप घर से ही कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि PhD के शोध कार्य भी आप कर सकते हो। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी स्कूल में 1986 में डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा इसलिए दिया गया क्योंकि असुविधाएं थी उनको दूर करने का, और बालक को पूर्ण आज़ादी पढ़ने की मिले। जब वो सक्षम हो तब वो पढ़े, जब वो सक्षम हो तब वो एग्जाम दे, इस तरीके की व्यवस्था की गई। और इग्नू का गठन किया गया क्योंकि यही दूरस्थ शिक्षा को चलाते थे। अब NIOS चलता है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। NIOS DLED वाले मार खा रहे हैं इधर उधर आजकल, NIOS वाले ही हैं। इसके बाद इन सब के 1986 में ये तो हो गया, तो फिर इसमें एक कमेटी बनाई गई आचार्य राममूर्ति की 1987 में। और कमेटी इसलिए बनाई गई कि भविष्य में क्या क्या और चुनौतियां हो सकती हैं और उनका समाधान कैसे निकाला जाए, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए, और दूसरा व्यवसाय परक कैसे बनाया जाए। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो और व्यवसाय परक हो और अग्रगामी हो, कि पढ़ने के बाद आगे की जो राह है वो बालक के लिए आसान हो जाए और उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि हो। तो इसके लिए 1987 में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम क्या है? आचार्य राममूर्ति कमेटी। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किया गया और जो चुनौतियां 1968-1986 में सामने बन रही थी, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए इनसे सुझाव मांगे गए। आचार्य राममूर्ति ने सभी समस्याओं का आकलन किया और उन्होंने पहला सुझाव ये दिया, वैसे सुझाव कई है, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ लिखा है कि शिक्षक का सेवापूर्ण प्रशिक्षण हो। जिसको आप टीचर बना रहे विद्यालय में, उस टीचर की पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले कैसे होता था कि भाई चलो 12 पास हो गए, अब चलो तुम मास्टर बन जाओ, इस तरीके से पकड़ के मास्टर बना दिए जाते थे। सुनते होंगे आप, बाबा और अन्य लोग कहते नहीं है कि हमको तो भैया मास्टर बना रहे थे, हमारे दादा बन ही नहीं। ऐसा बोलते हैं कि बोलते हैं? उसका कारण यही था कि उस समय कोई ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं थी। बस जिसने इंटर पास किया वो टीचर बनने लायक है और उसको टीचर बना दिया जाता था। राममूर्ति ने पहला सुझाव यही दिया कि शिक्षक जो भी आप बना रहे हो, सेवा से पहले उसका क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण। उसे ट्रेंड किया जाए, एज ए टीचर वो बिहेव करे कि वो टीचर है। अब अगर शिक्षक को आप प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो प्रशिक्षण के लिए संस्थान भी तो होने चाहिए। क्या बिना इंस्टीट्यूट के ही आप टीचर की ट्रेनिंग करवा देंगे? नहीं। तो पहला सुझाव इनका यह था कि शिक्षक को सेवापूर्ण प्रशिक्षित किया जाए। और उसी सुझाव में ये एक बात डाली गई कि भारत में उच्च प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं, अपने ही देश में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएं। और इसी के तहत एसेट का, CTE का और डाइट का उदय हुआ और ये शिक्षण संस्थान खोले गए। ASET, CTE और
डैट जैसे प्रशिक्षण संस्थानों को खोला गया। इसके बाद नेक्स्ट 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। प्रोफेसर यशपाल एक वैज्ञानिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रोफेसर यशपाल व्यक्तिगत जीवन से किससे जुड़े हुए थे, तो वो ये क्या थे, साइंटिस्ट, भौतिकी के साइंटिस्ट थे। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये जो शिक्षक है इनकी सेवा पूर्ण प्रक्रिया तो हो जाएगी, लेकिन आगे जो बालकों के सामने चुनौतियाँ आ रही हैं उन चुनौतियों को आप सॉल्व करने के कुछ सुझाव दीजिए। तो 1993 में प्रोफेसर यशपाल के कमेटी का गठन हुआ और इसका उद्देश्य था कि शिक्षा को क्या किया जाए, बोझ मुक्त किया जाए, शिक्षा को बोझ मुक्त किया जाए, बालक इस शिक्षा के बोझ तले दबे ना, उसका सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा ही शिक्षा ना रहे, अन्य पहलू भी उसके जीवन के चलते रहे साथ में। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा को क्या किया जाए, बोझ मुक्त किया जाए, भार कम किया जाए। दूसरा, राममूर्ति की जो सिफारिशें हैं उसका अवलोकन करिए। आचार्य राममूर्ति कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों का अवलोकन करिए कि उसमें से कौन सी सिफारिश लागू की जानी चाहिए, किस में और सुधार की ज़रूरत है, उसे सुधार किया जाए। तो ऐसा आचार्य राममूर्ति के सिफारिशों का अवलोकन करने के लिए भी प्रोफेसर यशपाल को अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो पहला उद्देश्य था शिक्षा बोझ मुक्त कैसे करें, दूसरा राममूर्ति की सिफारिशों का अवलोकन करना। इसके लिए प्रोफेसर यशपाल अकेले अपने आप में सक्षम व्यक्ति अपने आप को नहीं माना और उन्होंने क्या किया, 21 देशों के शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञों का एक कमेटी बनाया। उसमें 21 देशों के शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञों को बुलाया गया। सभी विषय विशेषज्ञों ने बैठकर चर्चा की, बहुत लंबी चर्चा हुई। उसके बाद एक दस्तावेज तैयार किया गया। अब इसमें एक बात ये ध्यान देने की है कि ये ऐसा कोई जो बैठक हुआ है अभी 21 देशों के विशेषज्ञों के साथ में, ऐसा कोई पहली बैठक नहीं है। ऐसी कई बैठकें हो चुकी है, जैसे 1975 में भी हो चुका है, 1988 में भी हुआ है, 2000 में भी हुआ है, 2009 में भी हुआ है। लेकिन इसमें 2005 की जो बैठक में प्रोफेसर यशपाल की कमेटी की अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई, इन 21 देशों के शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञों की, इस 2005 वाली कमेटी के जो सुझाव थे वो सबसे बेस्ट थे, इसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया। और इस दस्तावेज को एनसीईआरटी के वर्तमान उस समय जो अध्यक्ष थे वो कृष्ण मेनन थे, उन्हें ये दस्तावेज सौंप दिया गया सुझावों के साथ कि अगर आप शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और अग्रगामी और व्यवसाय परक बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। उसी के अनुसार सिलेबस डिजाइन हो, उसी के अनुसार पुस्तकें डिजाइन की जाए। ये सभी दस्तावेज अध्यक्ष कृष्ण मेनन को इन सभी वैज्ञानिकों के सुझावों के बाद सौंप दिया गया। यही दस्तावेज जो एनसीईआरटी को उसमें सौंपा गया था आज क्या कहलाता है, NCF 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यही कहलाता है, जो ये 21 देशों के विशेषज्ञों की राय है कि कैसे शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाए। अब इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आगे और भी सुझाव उस पर भी चर्चा करेंगे, पहले इन पे करते हैं। पहला सुझाव इनका ये था कि अंग्रेजी जो है कक्षा 1 से सिखाई जाए। डिमांड में था, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ग्लोबल लैंग्वेज हो तो सबको आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से अच्छे मस्तिष्क तैयार हो और दुनिया में जा कर के वो अपने देश का नाम ऊंचा करें, तो उसके लिए उनकी भाषा भी आनी चाहिए ना। तो वो भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी कक्षा 1 से सिखाई जाए, ऐसे सिफारिश की गई। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी भाषा बालक को सिखाई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन रहेगा कक्षा 1 से, दूसरा कक्षा 5 से, तीसरा कक्षा 8 से, चौथा कक्षा 6 से। तो उसमें उत्तर क्या होगा, क्लास 1। फर्स्ट क्लास से ही बालक को अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए। ये प्रोफेसर यशपाल की कमेटी का निष्कर्ष था। पहले अंग्रेजी 6वीं से पढ़ाई जाती थी, 5वीं या 6वीं से। अभी क्या है, प्राइमरी से ही शुरू हो जाता है, LKG से ही। और दूसरा, NCF में एक सुझाव त्रिभाषा लागू हो। बालक के जो शिक्षण कार्य में त्रिस्तरीय भाषा का उपयोग किया जाए। ये लागू नहीं हो पाया, अब जाके लागू हुआ है। इस 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इस शिक्षा नीति के तहत त्रिस्तरीय भाषा का प्रावधान किया गया है, जिसमें हिंदी एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज, अंग्रेजी एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज, यानी हिंदी अंग्रेजी रहेगा। उसके साथ बालक का जो लोकल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, जैसे हम अगर
अवध में है तो हमारा अवधी है। कोई पश्चिम बंगाल का है तो वो वहाँ की भाषा बोलेगा, तेलंगाना का है तो तमिल बोलेगा। जहाँ का जिस परिवेश का जो नेटिव लैंग्वेज है, बालक को उस नेटिव लैंग्वेज के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे त्रिस्तरीय भाषा का सुझाव इस NCF 2005 में रखा गया है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि NCF के अनुसार भाषा व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें पहला रहेगा त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, मातृभाषा, चौथा उपरोक्त सभी। तो उसका आंसर क्या सही होगा? त्रिस्तरीय भाषा व्यवस्था का सुझाव दिया गया है NCF 2005 में, जो कि 2020 वाली नई शिक्षा नीति में अपना ली गई है। एक बात और याद रखिएगा, NCF के अनुसार अंग्रेजी जो है ना, वो एक्चुअल में कैसा लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज है। बेसिकली अगर आपसे पूछा कि अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी कौन सी भाषा है, तो उसे आप बोलोगे कौन सी लैंग्वेज है? ये ग्लोबल लैंग्वेज है। लेकिन इन इंडिया अगर पूछा गया भारत में अंग्रेजी क्या है, तो याद रखिएगा वो सेकेंडरी लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है भाई? सेकेंडरी। इन इंडिया इंग्लिश इज एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, बट इन अदर लैंग्वेज यू कैन से दैट इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अंग्रेजी एक सेकेंडरी लैंग्वेज है, सहायक भाषा है, द्वितीयक भाषा है। जबकि इंग्लिश वास्तव में क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। तो अगर एग्जाम में पूछा इन इंडिया तो सेकेंडरी लैंग्वेज, नॉर्मली ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है। इसके बाद दो सुझाव हो गए कि अंग्रेजी को क्लास 1 से पढ़ाओ और त्रिस्तरीय भाषा व्यवस्था लागू की जाए। तीसरा जो सुझाव था वो था रटंत प्रणाली को समाप्त किया जाए। ऐसा नहीं कि बालक को आप बिल्कुल स्टिक, बेटा ये रट के आना, नहीं, रट के नहीं आना बेटा, इसको करके आना, यानी एक्टिविटी, क्रियात्मकता को ज़्यादा महत्व दिया जाए, ना कि रटने की व्यवस्था को। तो NCF 2005 के अनुसार ये सुझाव दिया गया कि रटने की व्यवस्था को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। उसकी जगह क्रियाएं, एक्टिविटी करवाई जाए बालकों से, उनको दिया जाए होमवर्क, किए ये काम घर से करके लाना है और वो एक्टिविटी हो, ना कि बैठ के रटने वाली बात हो। एग्जाम में ये ध्यान में रखिएगा, रटन प्रणाली समाप्त हो, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे आएगा कि एक बालक को अमुक भाषा का ये लाइन याद नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? रटने के लिए प्रेरित करेंगे, फलाना ठिकाना, ढेर सारा रहेगा। उसमें ध्यान में रखिएगा जहाँ रटने वाली बात आएगी उसको 100% कैंसिल कर देना है। क्यों? क्योंकि NCF 2005 का सुझाव है कि कभी भी रटंत विद्या का उपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए रटंत प्रणाली पूर्णतया समाप्त की जानी चाहिए। ऐसा सुझाव था प्रोफेसर यशपाल की कमेटी का। नेक्स्ट है ज्ञान को बाहरी जीवन से क्या किया जाए? जोड़ा जाए। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बाहरी जीवन से जोड़ने का क्या मतलब? लड़के को आपने बड़ी अच्छी नैतिक शिक्षा की किताब पकड़ा दी, उसमें आपने कहानियां भी पढ़ा दिया कि जो है जीवों पर दया करनी चाहिए। किताब जब तक लड़का पढ़ा तब तक वो ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन अब वो नैतिकता उसके अंदर जागृत हुई कि नहीं हुई, ये किताब का दायित्व थोड़ी ना है। जब वो व्यवहार में लाएगा तभी तो उसके अंदर वो नैतिकता आएगी, और व्यवहार में वो तब आएगा जब उसके सामने ऐसा कोई व्यवहारिक प्रयोग किया जाएगा। इसलिए कक्षा को या ज्ञान को बाहरी जीवन से क्या किया जाना चाहिए? जोड़ दिया जाना चाहिए। और अगला सुझाव ये था कि पाठ्यक्रम जो है वो केवल पुस्तक तक केंद्रित ना हो। ऐसा नहीं कि केवल लड़के को किताब ही किताब, किताब ही किताब, किताब ही किताब पढ़ा रहे, नहीं, उसके साथ उसका एक्सपेरिमेंटल व्यवहारिक प्रयोग भी होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके पिकनिक और टूर की व्यवस्था की गई है। कोई प्लांट है, पौधा है, आप बताना चाहते हैं तो ये नहीं कि किताब में चित्र दिखा के बता दीजिए, हाँ बेटा ये देखो चित्र ऐसा होता, नहीं। अगर कहीं आसपास वो पौधा आपको दिख जाए तो वो पौधा आप नेक्स्ट डे लेकर विद्यालय में जा भी सकते हैं, गमले में लेकर जा सकते हैं, बच्चों को पौधा दिखा सकते हैं। जब व्यवहारिक रूप से बालक उस पौधे को देखेगा तो ज़्यादा एक्टिव होगा। इसलिए केवल पुस्तकीय ज्ञान तक इसे सीमित ना रखा जाए, इसको व्यवहारिक बनाया जाए। ये सुझाव किसने दिया था? आचार्य हाँ, प्रोफेसर यशपाल कमेटी की सिफारिशें हैं, और आचार्य राममूर्ति ने तो अपने सुझाव पहले ही दे रखे थे।
कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधियों से क्या किया जाना चाहिए, जोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़का जो है कि और क्लास में सुबह गया 10 बजे और इंटरी मारा 4 बजे तक उसी में बिल्कुल कैद है, किताब लेके रट रहा है, पढ़ रहा है, नहीं। उसमें खेल कूद के भी प्रोग्राम होने चाहिए। खेल कूद भी उसके दैनिक जीवन की बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे भाषा की कोई कक्षा है, लैंग्वेज की क्लास है, आप एक टीचर हैं, आप चाहे तो वहाँ अंताक्षरी करा सकते हैं उस लैंग्वेज में, बच्चे उस लैंग्वेज के शब्दकोश ढूंढें, या आप कोई और प्रोग्राम करवा सकते हैं, पहेली करवा सकते हैं, लेखनी करवा सकते हैं, कोई अन्य एक्टिविटी आप कक्षा के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि केवल रटने की विद्या का उपयोग बार बार किया जाता है। नेक्स्ट है कि ये सब करने का उद्देश्य यही है कि क्या होने चाहिए, राष्ट्रभक्त तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने परिश्रम किया, मेहनत किया, फसल हमने तैयार की और जब फल देने का काम आया तो उद्योग यहाँ से सटक के चला गया अमेरिका। जैसे इस समय ब्रेन ड्रेन होता है ना, आपने सुना होगा ब्रेन ड्रेन, कि हमारे यहाँ IIT जैसी बड़ी बड़ी संस्थान है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम अपने यहाँ बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले जाते हैं IIT में, मेडिकल में, और उनको 5 साल 6 साल मेहनत करके पैसा खर्चा करके ट्रेंड करते हैं। और जब उन लड़कों का ब्रेन बिल्कुल डेवलप हो जाता है तो बाहरी कंपनियां अमेरिका से, जापान से, अन्य जगह से आके पैकेज देके उस ब्रेन को लेके चली जाती हैं। वो हमारे देश के किसी काम नहीं आता। तो फसल हमने तैयार की, मेहनत हमने किया, पूरी व्यवस्था हमने दी, ब्रेन को तैयार हमने किया और वो ब्रेन को दूसरा लेके चला गया कीमत देके। तो ये ब्रेन ड्रेन तब तक होता रहेगा जब तक राष्ट्रभक्ति की भावना उस बालक के अंदर जागृत नहीं हो जाती है। तो इस एजुकेशन सिस्टम का ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि राष्ट्रभक्त तैयार हो, करोड़ों का पैकेज की लालच में अपने देश के साथ वो धोखा ना करे, और अगर आवश्यकता पड़े तो अपने मस्तिष्क का उपयोग अपने देश के लिए वो करे। ये राष्ट्र भावना उसके अंदर प्रेरित होनी चाहिए। अब मुद्दा ये है कि राष्ट्रभक्त तैयार कैसे होंगे? क्या उनको डेली बताया जाए कि तुम राष्ट्रभक्त हो? नहीं, उसके लिए कुछ एक्टिविटी करवाई जानी चाहिए। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हमारे आंदोलनकारी जो थे, क्रांतिकारी थे, उनके जीवन परिचय पढ़ाए जाए, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं उस पर प्रदर्शनी लगवाई जाए, कोई अन्य क्रिया करवाई जाए, उस पर लेखन कार्य किया जाए, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाए, चित्र बनवाया जाए बच्चों से कि भगत सिंह का चित्र बना के लाइए, उनके जीवन के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें लिख के लाइए, उनके माता पिता की जीवनी लिख के लाइए। जब ये क्रियाएं बालक करेंगे तो नेचुरली उनके अंदर अपने देश के प्रति जो भावना है वो और अधिक स्ट्रांग होगी। तो इस शिक्षा व्यवस्था में ये भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रभक्त तैयार होने चाहिए। पैकेज के लालच में देश छोड़कर जाने वाले IITians की जरूरत कम है इस देश को। जितना ब्रेन इसरो का अपना जो ब्रेन है, नासा का जो ब्रेन है, नासा में 30 से 40% साइंटिस्ट इंडियन हैं, भारतीय इंजीनियर्स हैं, भारतीय डॉक्टर्स हैं। पूरी दुनिया में तुम कोई भी गूगल उठा लो, गूगल का भी जो CEO वो इंडियंस है। वो कहीं भी आप जाके देखो, बड़ी व्यवस्था का जो मैनेजमेंट करने वाला वो इंडियन है, लेकिन हमारे यहाँ गूगल नहीं है। गूगल का CEO हमारे देश का इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इंडिया में गूगल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन हमने तैयार किया वो ब्रेन हमारे इस देश के काम नहीं आया, उसको पैकेज देके कोई और लेके चला गया। वो अपने ही देश में होना चाहिए। ऐसे राष्ट्रभक्त हमें तैयार करने ही पड़ेंगे, तभी ये देश उन्नति कर सकता है। तो ये NCF का ये भी एक सुझाव है। नेक्स्ट सुझाव है शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? पढ़ाने के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो पढ़ाने के तरीके उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। ये नहीं कि गए क्लास में बेटा चलो हेडिंग लगाओ शुरू कर दो, नहीं, उसका एक तरीका होता है। जैसे कोई शिक्षण सूत्र आपको याद है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये सभी शिक्षण सूत्र हैं और इनका उपयोग किया जाना चाहिए। जब आप विद्यालय में शैक्षणिक कार्य के लिए जाएं तो आप इन शिक्षण सूत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ये सुझाव शिक्षक को दिया गया है NCF 2005 में। नेक्स्ट, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी मोटी किताबें, यही है असफलता का सबसे बड़ा कारण। जो 1986, 1968 और अभी भी जो नई शिक्षा नीति में चुनौतियां 2020 में केंद्रित करके ली गई हैं, उसमें सबसे पहला यही काम किया गया कि विशाल पाठ्यक्रम को
छोटा किया जाए, मोटी मोटी पुस्तकें हटाई जाएं, उसके तरफ गुणवत्तापूर्ण और कम पाठ्यक्रम वाले पुस्तकों का समावेश किया जाए। भविष्य को देखते हुए आने वाले समय में जो चुनौतियां 100 साल तक आने वाली हैं, उनको देखते हुए आधुनिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि मोटे मोटे सिद्धांतों को उसमें डाला जाए और उनका अनर्गल अनायास ही उपयोग किया जाए, जिसका कोई आने वाले समय में शायद ही वर्चस्व ना रहे। तो ये मोटी मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम यही है असफलता के सबसे बड़े कारण, ऐसा सुझाव दिया प्रोफेसर यशपाल की कमेटी ने, और 2005 के एनसीएफ में इसे इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य केवल उपदेश नहीं व्यवहार बनाए जाए। आप बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप कह रहे हो बच्चों सिगरेट नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान निषेध होना चाहिए, इससे कैंसर होता है, फलाना ढिकाना, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो। जैसे ही क्लास से बाहर निकले एक लड़के को बुला रहे, हेलो चिंटू शुद्ध प्लस लिया, तो अभी क्लास में आप क्या कर रहे थे? एज ए टीचर आप कह रहे थे ये सब हानिकारक है। क्लास से बाहर निकलते ही आप उसी बच्चे से जो है गुटखा मंगवा के खा रहे हैं और बच्चों के सामने धूम्रपान बाहर करेंगे, तो वो व्यवहारिक नहीं होगा। बच्चा भी देखेगा तो उससे आपके कथनों से प्रेरित नहीं होगा। इसलिए नैतिक मूल्य जो है वो केवल उपदेश तक ही ना रखे जाए, उसे व्यवहार बनाया जाए। इसलिए हर क्षेत्र में कार्य करना सरल है, लेकिन टीचर बनना सबसे जटिल कार्य है, क्योंकि टीचर का जो व्यक्तित्व होता है वो बालक को प्रभावित करता है। अगर एक अच्छा टीचर है तो अपने व्यक्तित्व से ही बालक के अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है, जो कि कठिन कार्य है, क्योंकि आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। अपने जो दैनिक जीवन है, जो अपना व्यक्तिगत जीवन है, उसमें भी आपको बदलाव करना पड़ेगा, तब एक अच्छे शिक्षक आप बन सकते हैं। इसलिए शिक्षक बनना इतना सरल नहीं होना चाहिए, कठिन होना चाहिए। इसीलिए अब की बार नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि ये आने वाले टाइम में शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि आईएएस बनना तो आसान होगा, लेकिन प्राइमरी का मास्टर बनना कठिन होगा। ये हमारे शिक्षा मंत्री जी का कहना है। तो नई शिक्षा नीति उसी को ध्यान में रखकर लागू की गई है। नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ है, और नैतिक मूल्य केवल उपदेश तक ही ना रखे जाए, नैतिक मूल्य को व्यवहार में भी लाया जाए, तब बच्चे उससे प्रेरित होंगे, उनके अंदर भी नैतिकता आएगी। अगला सुझाव दिया गया कि विद्यार्थी की धारणा को क्या किया जाए। धारणा का क्या मतलब? सोच। बच्चों की सोच गांव तक के ही सीमित ना हो, दुनिया की सोच, दुनिया कहाँ तक पहुंची उसकी भी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सोच का धारणा बदलने का एक और तात्पर्य है कि कुछ बच्चे ये मान के चलते मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कुछ लड़के मान लेते यार मुझे मैथ नहीं आता, मुझे विज्ञान नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। आप अपने क्लास में देखेंगे 40 बच्चे हैं तो उसमें से आपको 38 बच्चे मिल ही जाएंगे ऐसा कहने वाले कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता। ऐसा थोड़ी ना कि उनको ये नहीं आता, वो ऐसा कह भी नहीं सकते, उन्हें कहना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कक्षा तीसरी चौथी पाँचवीं में पढ़ रहे हो और आज ही से आप कहोगे मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो ये गलत बात है। क्योंकि आपने पढ़ा कहाँ है? 3 में पढ़ो, 4 में पढ़ो, 5 में पढ़ो, 6 में पढ़ो, 7 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, 8वीं तक पहुँचते पहुँचते तो उस भाषा में आप पारंगत हो जाएंगे ना। आप उस बालक की धारणा को बदलिए, एज ए टीचर है आप उसकी धारणा को बदलें और उससे समझाइए कि इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जीतनराम मांझी का नाम सुने होंगे, हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, डायलॉग तो सुना होगा। बच्चों को ऐसे मोटिवेशनल बातें बताइए जिससे वो मोटिवेट हो और उनकी धारणा बदले कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आएगा, उनको लगे कि ये मैं कर सकता हूँ और ये काम एक टीचर कर सकता है, उसे करना चाहिए। एनसीएफ में ये भी सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट है सजा और पुरस्कार दोनों को क्या किया जाए? सीमित किया जाए। सजा और पुरस्कार को सीमित किया जाए क्या मतलब? बात बात पे डंडे उठाना बहुत गलत बात, और बात बात में टाफी बांटना भी वो भी गलत है। यानी सजा और पुरस्कार एक सीमा तक ठीक है, इसकी अति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बालक इसका आदी हो जाएगा। तो बिना 5 रुपया लिए विद्यालय नहीं आएगा। जैसे माँ बाप से होता है 5 रुपया दो तब स्कूल ले जाओ, वो पुरस्कार है कि जब स्कूल जाएंगे तो 5 रुपया पाएंगे। वो धीरे धीरे उसी का अल्टरनेटिव बना लेगा कि स्कूल जाएंगे 5 रुपया पाएंगे, स्कूल जाएंगे 5 रुपया पाएंगे। ये धारणा उसके अंदर डेवलप ना होने पाए। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि सजा और पुरस्कार दोनों सीमित रखें। कोई लड़का अच्छा काम कर रहा है
उसकी तारीफ करिए, लेकिन अंत में 2 कोटेशन ऐसा मार दीजिए कि उसको लगे कि अभी मेरे अंदर कुछ अधूरापन है। तब वो मोटिवेट रहेगा और एक्साइटेड रहेगा, मेहनत करेगा और नई नई बातें सीखने का प्रयास करेगा। और अगर आप ये कहेंगे कि बेटा तुम तो बहुत तेज हो, बहुत पूर्ण हो चुके हो, तुम तो एकदम सक्षम हो, तो वो अपनी धारणा को कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, और उसका गुलाम बन जाएगा, फिर वो नुकसानदायक होगा। तो विद्यार्थी की धारणा को बदलना है, सजा और पुरस्कार को सीमित कर दिया जाना चाहिए। सजा तो बिल्कुल हटा ही दिया गया, आप तो बालक के ऊपर स्टिक नहीं उठा सकते, मार देंगे तो फिर तो बहुत दूर तक, ठीक है। तो एज ए टीचर सावधान रहिएगा, बालक को दंड देने का अधिकार आपको नहीं है, आप बालक को सीखने में सिर्फ एक सहायक। नेक्स्ट है 13 कि मातृभाषा को क्या किया जाए, महत्वपूर्ण बनाया जाए। मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सही भी है, मातृभाषा को महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो बालक मातृभाषा में कोई बात जितने जल्दी और जितना अच्छे से सीख लेगा, उसे दूसरी भाषा में उतनी आसानी से नहीं सीख पाएगा और ना ही आप उसे सिखा पाएंगे। इसलिए मदर टंग को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। यस, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवस्था की गई है कि 1 से लेकर 5वीं तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था किस में होगी, मदर टंग में, नेटिव लैंग्वेज में होगा। जिस भाषा को बालक अच्छे से समझता है, जानता है, जो उसकी जन्मजात भाषा है, उसे उसको शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षक केंद्रित ना हो कि सर जी विद्यालय कक्षा में गए और खड़े हैं और बाकी अपने तरफ से डिलीवरी करके चले आए पूरे प्रोग्राम की, इतना पढ़ाना उतना पढ़ा के चले आए। नहीं, शिक्षा व्यवस्था शिक्षक केंद्रित नहीं, बालक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थी के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, और क्लास में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक्टिव होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि टीचर बोलता ही जा रहा, बोलती ही जा रहा, उसमें बच्चों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ये गलत तरीका है। बालक की भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, बीच बीच में क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, अर्थात कक्षा बहुत ही अधिक शांत नहीं होनी चाहिए, अधिक शांति भी क्या है, हानिकारक है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा कक्षा 2 तक क्या की जाए, बिना पुस्तक के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कक्षा 1 में चलने वाली पर्यावरण की पुस्तक का नाम बताओ, चलती ही नहीं, समझे कि नहीं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा सुझाव एनसीएफ 2005 में दिया गया है कि कक्षा 2 तक पर्यावरण शिक्षा को व्यवहारिक रूप से सिखाया जाए, ना कि इसे किताबों से पढ़ाया जाए। तो इसके आगे हाँ, 3री से पुस्तक बनाइए, लेकिन 2 तक बिना पुस्तक के ही आप पर्यावरण शिक्षा दीजिए। बालक को व्यवहारिक रूप से समझाइए, प्रैक्टिकली दिखाइए, घुमाइए, पिकनिक ले जाइए, और भी बातें हैं।